हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पार्टवी अचीवर्स में। आज हमारी तांडव बैच की 4th क्लास है, जिसमें हम आगे के लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे। हम अपने इस सीरीज में एसएससी एमटीएस का जितना भी साइंस का सिलेबस है वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एग्जाम के पहले वो सिलेबस कंप्लीट हो जाए। हमने इससे पहले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिया था, उसके बाद हमने पढ़ा था मैटर एंड इट्स स्टेट्स, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम मीन्स होता है परमाणु, परमाणु एवं या तथा अणु। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले तो हमने ये हमारा चैप्टर है परमाणु और अणु, तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर एटम या फिर परमाणु होता क्या है। An atom is the smallest particle of an element that takes part in a chemical reaction. परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। इसको और सिंपल सी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। अगर आप एक चौक लेते हैं, उस चौक को आप तोड़ना शुरू करते हैं, तो उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल बचेगा ना, हम कह सकते हैं कि वो एटम है। किसी भी चीज को आप ऐसे ही ब्रेक करना शुरू करेंगे, तोड़ना शुरू करेंगे, उसका जो सबसे छोटा हिस्सा बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं या फिर एटम बोलते हैं। उसके आगे आप उसको एज सच ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे हाइड्रोजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम, सोडियम का एटम। ठीक है, एटम्स यूजुअली डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम्स जो हैं वो जनरली जो होते हैं वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हाइड्रोजन का एटम ऐसे अकेले एग्जिस्ट कर रहा है। जब भी आप देखोगे दो हाइड्रोजन के एटम ऐसे एग्जिस्ट करेंगे ना, तो कभी भी एक एटम अकेले नहीं रह सकता। उसके साथ या तो दूसरा एटम जुड़ा होगा, तब वो अकेले रह सकते, मतलब तब वो रह सकते हैं, वरना कोई भी ऐसा एटम अकेले नहीं रह सकता। तो परमाणु या फिर एटम क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी चीज का सबसे छोटा हिस्सा जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में या रासायनिक अभिक्रिया में पार्ट लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एटम कहते हैं। ठीक है, एटम क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको मैटर की प्रॉपर्टीज बताई थी, क्योंकि उसमें ऐसे स्टेटमेंट वाइज आजकल वैसे भी ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो स्टेटमेंट वाइज पूछ सकते हैं। ठीक, तो वैसे ही हम किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं? हम पढ़ लेते हैं एटम की प्रॉपर्टीज। एंड एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये तो हमने उसी से पढ़ लिया, इसकी डेफिनेशन से। ठीक है, कि जो परमाणु है किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। सेकंड है, एवरी एटम हैज अ डेफिनेट मास कॉल्ड एटॉमिक मास। हर एक परमाणु का एक निश्चित द्रव्यमान होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जिस भी एक एटम का कुछ भी जो मास होता है उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। अभी हम इसको आगे चल के समझेंगे कि एटॉमिक मास एक्चुअल में क्या होता है। एंड एटम ऑक्यूपाइज स्पेस, देयरफॉर इट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर। जो एटम है, हर एक मैटर किससे मिलके बना है? परमाणु से। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एटम का अणु बता दिया था। तो एटम जो है वो अणु नहीं होता है, एटम जो है वो परमाणु होता है। ठीक है, अणु तो मॉलिक्यूल को कहते हैं। ठीक, तो एटम जो है, परमाणु जो है वो एटम जो है वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, मतलब कुछ जगह घेरता है। किसकी तरह? मैटर की तरह, क्योंकि ये मैटर का ही तो हिस्सा है। जब मैटर को तोड़ने चलेंगे तो जो सबसे छोटा हिस्सा उसका बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे परमाणु। नेक्स्ट है, मोस्ट एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे ऐसे परमाणु हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं, बल्कि अणु बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे एटम्स हैं जो स्वतंत्र, इसको भी मैंने आपको बता दिया कि स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते हैं, बल्कि वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटम है, तो ऐसे कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन कैसे मिलता है? हमेशा H2 की फॉर्म, या वो ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O ऐसे करके ऐसे मिलेगा, बट कभी भी आपको ऐसे हाइड्रोजन एटम अकेला नहीं मिलेगा। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो एटम को बनाया जा सकता है और ना ही एटम को खत्म किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो बनते हैं और ना ही नष्ट हो सकते हैं।
ना ही बनेंगे ना ही नष्ट होंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर एक नया कंपाउंड बना देंगे, बट कभी भी ना ही बन सकते हैं और ना ही नष्ट हो सकते हैं। एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, इनविजिबल टू द नेकेड आइज। अगर आप ऐसे ही खुली आंखों से मतलब बिना किसी माइक्रोस्कोप के देखोगे तो ये आपको दिखाई भी नहीं देंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसका एक डेफिनेट मास होता है जिसको एटॉमिक मास कहते हैं। एटम जो है वो कुछ स्पेस, कुछ जगह घेरता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये अणु के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये अणु के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको ना तो बनाया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ना तो नष्ट किया जा सकता है, और ये बहुत स्मॉल है, इस इनविजिबल है, इसको नेकेड आइज से मतलब कि ऐसे खाली आंखों से नहीं देखा जा सकता। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल यानी कि अणु। अणु क्या होता है? A molecule is formed when two or more atoms combine chemically। जब दो एटम्स एक साथ कंबाइन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को क्या किया? हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिलाया गया तो क्या बन गया? तो बन गया हमारा वाटर, ठीक है। तो क्या बन गया हमारा? वाटर बन गया, ठीक है। तो ऐसे, ठीक। तो ये हमारा ऐसे केमिकल रिएक्शन में क्या बनता है? जैसे केमिकल रिएक्शन से ही मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन से हमारा क्या बन गया? H2 और O के मॉलिक्यूल्स को या हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को बना के हमने हाइड्रोजन गैस बना दी, ठीक है। तो ये है मॉलिक्यूल, ठीक। क्या अकेले है यहाँ पे हाइड्रोजन? नहीं है। केमिकल रिएक्शन हुई दो हाइड्रोजन के एटम का और उसने क्या बना लिया? हाइड्रोजन की गैस बना ली। इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अगर आपसे बोला जाए एटम क्या अकेले एग्जिस्ट रह सकता है तो आपका आंसर होगा नो। अगर आपसे बोला जाएगा क्या अणु रह सकता है अकेले तो आपका आंसर होगा कि हाँ, ठीक। उसके बाद इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। जब दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक रूप से मिलते हैं तो उससे अणु बनता है। अणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। ये स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एटम इज द सिंपलेस्ट एंड द लोएस्ट पॉसिबल कंपोनेंट ऑफ एन एलिमेंट। ये आपका पता है डिफरेंस दे रखा है, किसके किसके बीच का डिफरेंस? एटम और मॉलिक्यूल के बीच का डिफरेंस, ठीक है। आराम से। एटम इज द सिंपलेस्ट एंड द लोएस्ट पॉसिबल कंपोनेंट ऑफ एन एलिमेंट। जो एटम है वो सिंपलेस्ट और लोएस्ट पॉसिबल कंपोनेंट है किसी भी एलिमेंट का, मतलब सबसे छोटा और सबसे लोएस्ट पॉसिबल, जो सबसे छोटा और सबसे लोएस्ट पॉसिबल कंपोनेंट है किसी भी एलिमेंट का, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम एटम, ठीक है, यानी कि परमाणु। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स। जो मॉलिक्यूल्स है वो किससे बने हुए हैं? दो या दो से ज्यादा एटम से बने हुए हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में ऑक्सीजन इधर अकेला दे रखा है एटम में, लेकिन क्या वो अकेला रह सकता है? नहीं। वो किसके फॉर्म में रह सकता है? मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो आप सामने देखिए, मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये अकेले रह रहा है। मॉलिक्यूल के फॉर्म में किस फॉर्म में है? दो ऑक्सीजन एटम है एक साथ में, ठीक है। क्या सल्फर यहाँ पे देख लीजिए, सल्फर जो है वो अकेले रह सकता है? नहीं, ठीक है। उसके बाद ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल एन एटम में नॉट ऑलवेज बी स्टेबल, ठीक है। क्योंकि अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये सारी चीजें आप आगे पढ़ोगे तो मैं इसको अब आगे ही समझाती हूँ। उसको जब समझाने के बाद, उस कंसेप्ट को समझाने के बाद फिर हम आगे समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में देखिए, एटम का स्ट्रक्चर समझते हैं पहले। एक खाली स्लाइड देख लेती हूँ मैं। एटम जो है ना, पहली बात तो सेंटर ऑफ द एटम में क्या है? यहां पे हमारा प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस, नाभिका कह सकते हैं इसको, ठीक है। सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। इसके आसपास में प्रेजेंट होती है ऑर्बिट। इसके आसपास में क्या प्रेजेंट होती है? ऑर्बिट प्रेजेंट होती है, शेल्स प्रेजेंट होती है। के शेल, के एल एम एन ऐसे करके इसके आसपास शेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियस में क्या होता है। न्यूक्लियस में हमारा प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। और इसके आसपास शेल्स में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक।
ये इतनी बात समझ में आ गई कि हमारा जो सेंटर में है, हमारे न्यूक्लियस में यानी कि नाभिका में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। लेकिन जो इसमें शेल्स प्रेजेंट होती हैं आसपास, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें प्रेजेंट होता है सिर्फ हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अच्छे से डिटेल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है ये सारी चीजें समझते हैं। ठीक, तो ये मैंने सेम स्ट्रक्चर आपको समझा दिया कि सेंटर में प्रोटॉन प्रेजेंट होगा और क्या प्रेजेंट होगा, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा। न्यूट्रॉन होता है बीच में न्यूक्लियस में, और इसके आसपास जो शेल्स प्रेजेंट होती है इसमें होता है क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक, एक चीज इससे आपको और पता चलेगी, जो प्रोटॉन है वो कैसा है, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज प्लस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज यानी कि माइनस। न्यूट्रॉन पे ना तो प्लस चार्ज होता है और ना ही माइनस चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आ जाता है, अब हम इसको डिटेल में समझते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला है हमारा प्रोटॉन। पहला क्या है हमारा, प्रोटॉन। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जो यहाँ न्यूक्लियस में सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो सेंटर में जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, मतलब जिसका धनात्मक कैसा हो, आवेशित कण, धनात्मक आवेशित कण, जिसके ऊपर कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम प्रोटॉन। सेकेंड है, ये किस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, नाभिका में पाया जाता है। इसका मास लगभग 1 AMU मीन्स होता है एटॉमिक मास यूनिट। लगभग किसके बराबर होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। और ये एटॉमिक नंबर, अगर आपको पता करना है किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप उसमें देखोगे प्रोटॉन कितना प्रेजेंट है। जितना प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस। क्या होता है, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन पढ़ लेते हैं। न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, आवेश रहित कण है ये, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ये भी आपका नाभिका में पाया जाता है, और इसका मास भी कितना होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एटॉमिक मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एटॉमिक मास के लिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, हमारे न्यूक्लियस में। इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे कोई भी चार्ज नहीं। प्रोटॉन का मास भी कितना है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, और न्यूट्रॉन का मतलब लगभग कितना है, इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, तो उसका भी लगभग कितना है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो हमें लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आपका होमवर्क ये है दैट यू हैव टू फाइंड आउट कि प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बट अभी के लिए आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम। किसी भी एटम का जो सेंट्रल पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम न्यूक्लियस यानी कि नाभिका। कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, पढ़ चुके हैं आप बहुत अच्छे से। ये बहुत डेंस होता है और बहुत हैवी, सबसे ज्यादा जहां का घनत्व होता है, सबसे ज्यादा जहां पे भारी होता है वो कौन सा, वो क्या है, न्यूक्लियस है। पूरे एटम में अगर देखा जाए, आपसे पूछा जाए पूरे एटम में सबसे भारी चीज कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा न्यूक्लियस। अगर आपसे पूछा जाएगा पूरे एटम में सबसे हैवी चीज कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा, न्यूक्लियस। नाभिका सबसे घनी कौन सी चीज है, तो वो कौन सी है, नाभिका। घनात्मक आवेश होता है, ठीक है, मतलब कि इस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव है प्रोटॉन, जब न्यूट्रॉन न्यूट्रल है तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, बाहर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन। शेल्स में रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस शेल्स, न्यूक्लियस शेल्स के आसपास क्या करते हैं, नाभिका के चारों ओर कक्षाओं में घूमते हैं। बहुत हल्का होता है, इसका बहुत कम मास होता है। और एक चीज और, अगर किसी भी एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज पता करनी है तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज किससे पता चलेगी आपको, इलेक्ट्रॉन से। किससे पता चलेगी, इलेक्ट्रॉन से। बहुत हल्का कौन सा होता है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एटम के स्ट्रक्चर में हल्की, सबसे हल्की जगह कहाँ की, कौन होता है, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन शेल्स यानी कि कक्षाएं।
तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड शेल्स और ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स्ड पाथ में मूव करता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो उसको हम क्या कहते हैं, शेल्स कहते हैं या फिर ऑर्बिट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिका के चारों ओर निश्चित पथों में घूमते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें कक्षाएं या आवरण कहते हैं, नेम्ड एज KLMN शेल्स। इसको हम, जैसे मैंने आपको बताया था पढ़ाते टाइम स्ट्रक्चर, कि उसमें KLMN शेल्स, ऐसे शेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कक्षाएं क्या होती हैं, ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि परमाणु संख्या, अगर आपको एटॉमिक नंबर पता करना है किसी भी चीज का कितना है, तो उसमें आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देख लीजिए, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, मैं बताती हूँ क्यों। देखिए, जैसे हाइड्रोजन लिखा हुआ है, इसका सिंबल क्या है, H, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 1 प्रेजेंट है। हीलियम जो है, इसका एटॉमिक नंबर 2 क्यों है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 2। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 क्यों है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 3। ऐसे ही ऑक्सीजन का देख लीजिए, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 8, तो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक, कि किसका कितना एटॉमिक नंबर है। आप इसको जान सकते हैं ना, कि कभी अगर इसके बेस पे क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको कर सके। वैसे ऐसा अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन तो SSC MTS में नहीं आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं एटॉमिक मास पे। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या, ये एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है किसी एटम का, परमाणु का कितना भार है, कितना उसका द्रव्यमान है, ठीक है, इसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान किसी परमाणु का द्रव्यमान होता है, जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई में व्यक्त किया जाता है। इसको किस में व्यक्त किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक मास यूनिट में। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। एटॉमिक मास यूनिट जो है वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान लगभग उसके नाभिका में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है, कितना न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, इससे पता चलेगा कि उसका एटॉमिक मास या फिर परमाणु द्रव्यमान कितना है। इसको भी हम एक टेबल से समझ लेते, देखें। अच्छा, इसमें एटॉमिक मास नहीं दे रखा, चलिए ऐसे ही समझ लेते हैं कि जैसे कि हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन में क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है? नहीं है। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं है, हाइड्रोजन में सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना? 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना? 0। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया? 1। बस ऐसे ही पता किया जाता है, ठीक है। हाँ, तो एटॉमिक मास हमने समझ लिया क्या होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट होता है। ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन होते हैं और 8 प्रोटॉन होते हैं, तो उसका एटॉमिक मास कितना हो गया? 16 यूनिट हो गया, ठीक है। वैसे ही कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक मास कितना हो गया? उसका एटॉमिक मास हो गया 12 यूनिट। नेक्स्ट है एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट। ऐसे ही मतलब बहुत अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, बट हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में पूछा जाए कि एक एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? कार्बन 12 के एक परमाणु का जितना भी देखिए, कार्बन 12 का जितना भी भार है उसके 1/12 इतना होता है क्या? एक एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? जितना भी भार है एक कार्बन 12 का, उसको 1/12 से डिवाइड कर दोगे आप, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा। फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर मास है, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल दी एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। सारे मॉलिक्यूल्स, एक मतलब मॉलिक्यूल में, ठीक है, जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनका एटॉमिक मास आप ऐड कर दोगे तो वो आपका अणु द्रव्यमान बोला जाएगा। वो क्या बोला जाएगा? आपका अणु द्रव्यमान बोला जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऐसे ही तो बना है 2H2 प्लस O, ठीक है। तो सॉरी, 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम। अब हम इसका एटॉमिक मास निकालते हैं। 2 हाइड्रोजन के एटम तो कितना है? मैंने आपको इससे पहले बताया कि इसका कितना होता है? 1। इसका कितना होता है? 1। इसका कितना था? 8 8 16 मतलब 16। तो कितना हो जाएगा इसका टोटल? 18 यूनिट, ठीक है, 18 यूनिट हो जाएगा इसका मास, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जब आप किसी मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हो, एटॉमिक मास जब आप किसी भी एटम का यानी कि परमाणु का मास निकाल रहे हो।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि है हमारा वैलेंसी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वैलेंसी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, तो इसको अच्छे से समझिएगा। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स विद अदर एटम्स। पहले तो हम समझाते हैं आपको कुछ चीजें, जैसे कि हम पहले समझते हैं कि आखिर ये एटम, देखिए जैसे कि हमारा ऑक्सीजन का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। ठीक है, देखिए कैसे कैसे किसी एटम में फिल किया जाता है इलेक्ट्रॉन को। ये के शेल है, ये एल के एल एम एन। इसके लिए आपको कुछ रूल समझने होंगे। आप के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल शेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, आप 8 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, बाकी एक और रूल है, ये आपने समझ लिया। के में 2 भर सकते हैं, फिर 8 भर सकते हैं, फिर ऐसे करके 2n² करके फॉर्मूला होता है। तो थर्ड वाली देखिए, 2n² करके फॉर्मूला होता है कि कितने हम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं किस शेल में। इसमें हम भर सकते हैं, इसका k इज इक्वल टू 1, मतलब k का n कितना है, 1। ठीक है, k का n कितना है, 1 है। तो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे मैंने बोला था कि इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एल शेल। एल का नंबर कितना है, 2 है। अब इसमें निकालते हैं कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2n²। 2 इंटू एन का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। इसमें एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। फिर हम आते हैं कौन सी शेल पे, एम शेल पे। एम का नंबर कितना है, 3। 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 9 मतलब कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारा नेक्स्ट शेल के एल एम एन। एन का नंबर कितना है, एन किसके बराबर है, 4 के बराबर। ठीक है, 2 इंटू 16 मतलब 32। आप एन शेल में कितना भर सकते हो इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है, एक और इसका रूल आपको याद रखना है कि हमेशा बाहर की शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर आपको एक स्टेबल, एक स्थायी परमाणु का निर्माण करना है, अगर आपको एक स्थायी परमाणु चाहिए, तो उसके लिए बाहर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई सबको। ठीक है, कि के एल एम एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और एक रूल हमें हमेशा याद रखना है कि बाहर की शेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए। ठीक, अब हम आगे समझते हैं। अब हम ऑक्सीजन की बात कर रहे थे ना, चलिए इसी में से समझ लेते हैं, क्या ही रेज करूंगा इसको। ठीक है, तो अब हमारा 8 एटॉमिक नंबर है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 ही है। ठीक है, हमने 2 भर दिए क्योंकि हमें पता है कि भाई हम इसमें के शेल में सिर्फ 2 ही भर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आगे हम मूव करते हैं किसमें, एल शेल में। एल में तो हम 8 भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। हमने इसमें कितने भर दिए, 2। कितने बचे हमारे पास, 6। अब हम 6 भरेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी बाहरी शेल तो यही हो गई, एल वाली। अब मुझे बताइए, मैंने आपको ये बताया था कि भाई आपको बाहर की शेल में आपको सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं पूरे, अगर उसको एक स्टेबल बनाना है आपको एटम, तो 8 भरने हैं। लेकिन इसमें तो कितने हैं, 6 हैं। तो एक काम ये कर सकता है, या तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। तो ये बताइए, 6 इलेक्ट्रॉन्स देना ज्यादा आसान रहेगा या 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले लेना ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले लेना ज्यादा आसान रहेगा। तो ये कितना बॉन्ड बनाएगा किसी से भी, तो उसको 2 चीजें चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब कितना ये कंबाइन कर सकता है किसी के साथ में। ठीक है, कितने बॉन्ड्स बना सकता है बेसिकली। तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। अब चलिए इसमें टेबल में चेक कर लेते हैं कि हमने सही पढ़ा है कि नहीं। इसको जरा मैं हटा देती हूँ, इरेज कर देती हूँ। सिर्फ ऑक्सीजन के सामने का हटा देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी, ये वैलेंसी वाला है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2। क्या हमने सही पढ़ा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ऐसे ही हम वैलेंसी को पता करते हैं बस। ठीक है,
तो वैलेंसी सबको समझ में आ गई होगी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी कितने बॉन्ड्स बनाएगा, कितने केमिकल बॉन्ड्स बनाएगा किसी दूसरे परमाणु के साथ में, इसको कहते हैं। वैलेंसी डिपेंड्स ऑन दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी आउटर मोस्ट शेल, कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब मुझे लगता है कि ये लाइन आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये खाली स्लाइड थी। नेक्स्ट इज मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में बस आपको इतना याद रखना है कि एक मोल कितने के बराबर होता है, कितने पार्टिकल्स होते हैं एक मोल में, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको रट लीजिए। ठीक है, इसी को हम एवोगैड्रो नंबर्स कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर इसको कहते हैं, एवोगैड्रो संख्या कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल फॉर्मूला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल यूजिंग सिंबल। केमिकल फॉर्मूला का मतलब होता है जैसे हाइड्रोजन है, तो हम हाइड्रोजन को क्या पूरा हाइड्रोजन लिखते हैं, नहीं, हम क्या लिखते हैं, H लिखते हैं। जैसे कि हीलियम है, क्या हम हीलियम को पूरा हीलियम लिखते हैं, नहीं, हम क्या लिखते हैं, He लिखते हैं। तो जब उसको ऐसे सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है ना, किसी भी कंपाउंड को, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी कंपाउंड को, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उसका केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, जैसे H2O, वाटर को, जैसे वाटर को ऐसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया H2O से, सोडियम क्लोराइड है या आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब आप किसी सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कंपाउंड को, तो उसको हम केमिकल फॉर्मूला कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको हम पहले पढ़ चुके, बट एक बार फिर से मैं इधर बता देती हूँ। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मास को बनाया नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, the total mass of the reaction is always equal to the total mass of the product. reactants जो जिनके साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं ये होते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, और उसके बाद में प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो रिएक्शन के बाद में बन रहे होते हैं। ठीक है, मतलब कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान किसके बराबर होता है, उत्पादों का कुल द्रव्यमान के। जितना आपका मास इधर होगा उतना ही मास इधर आपको बन के मिलेगा, कुछ भी खत्म नहीं होगा, कुछ भी गायब नहीं होगा, सारा मास जितना भी आपका रिएक्टेंट्स का था उतना ही मास आपको इधर मिलेगा। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऐसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एनर्जी को खत्म नहीं किया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता। इसको हिंदी में पढ़ लेते। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। ठीक है, अब ये हमने समझ लिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, अच्छा मॉलिक्यूल्स के हमने टाइप्स नहीं पढ़े थे कि मॉलिक्यूल कितने टाइप के होते हैं। तो मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। कितने टाइप के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। जब सेम एटम से मिलके बने हो तो उसको एलिमेंट कहते हैं, जैसे कि H2, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हो गया हमारा एलिमेंट। जब सेम एटम से मिलके बना है, एक ही तरीके के एटम से मिलके बना है। जब अलग अलग से मिलके बना है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कंपाउंड बोल देते हैं। ठीक है, तो हम उसको क्या कह देते हैं, कंपाउंड बोल देते हैं। ठीक, जैसे कि H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CH4, मिथेन, है ना, ये सब चीजें। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट ये मैंने इसमें सिंबल्स दे रखे हैं कि किसका क्या सिंबल होता है। ऐसा जितना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट जस्ट फॉर द नॉलेज। ठीक, अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। जहाँ सारे जितने भी हमारे बेसिक कंसेप्ट थे, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं। अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज। किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है कहलाता है। ये एसएससी एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, या तो उसको अणु कहते हैं, या यौगिक कहते हैं, परमाणु कहते हैं, या आयन कहते हैं। तो आपको पता है कि ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि किसी भी रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम एटम। ठीक है, परमाणु। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैव्स नो इलेक्ट्रिक चार्ज। निम्नलिखित में से किस कण पर कोई भी विद्युत आवेश नहीं होता, प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे, न्यूट्रॉन पे, या फिर आयन पे। तो आपका आंसर हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट
स्लाइड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड, किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या कहलाती है। कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है किसी भी परमाणु में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। इससे पहले शायद मैंने थोड़ा सा ये बता दिया था, वैलेंसी के टाइम पे मैंने आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिया था ना, इसमें एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि जो एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना उसका एटॉमिक नंबर। वैलेंसी किससे निकाली जाती है, वैलेंसी निकाली जाती है हमारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पता चलती है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में होंगे उतना ही उसका केमिकल बॉन्ड्स वो बना सकेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। इसमें से कौन सा जो है किसी भी पर्टिकुलर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। तो इसको मैं आपको बताती हूँ कि भाई एलिमेंट, जैसे कि एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट मैंने आपको बताया था जिसमें सेम एटम, सेम तरीके के परमाणु प्रेजेंट हो। कंपाउंड क्या होता है, जिसमें अलग अलग तरीके के परमाणु प्रेजेंट है। तो क्या H2O हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, हमें एलिमेंट का बताना है कि एलिमेंट क्या है। CO2 हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। NaCl हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ क्या हो सकता है, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन में हमारे एक ही तरीके के एटम प्रेजेंट है, परमाणु प्रेजेंट है। नेक्स्ट, एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन विच यूनिट, परमाणु द्रव्यमान किस इकाई में व्यक्त किया जाता है, ग्राम में, किलोग्राम में, एटॉमिक मास यूनिट में या मोल में। ये हमेशा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है, द मास ऑफ एन एटम इज मेनली कंसेंट्रेटेड इन द, जो मास है, जो भार है वो किस में होता है। सबसे पहले मुझे याद करके बताइए, एटॉमिक मास कैसे पता चलता है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, इससे पता चलता है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से पता चलता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और जो मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ये कहाँ होता है, ये होता है आपका न्यूक्लियस में। तो भार भी कैसे पता चलेगा, न्यूक्लियस से पता चलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाभिका यानी कि न्यूक्लियस। ठीक, नेक्स्ट, which law states that mass is neither created nor destroyed in a chemical reaction? Very easy, इसका आंसर क्या है आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, वेट अ मिनट गाइज, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, आपको याद होगा मैंने बताया था 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। यही क्वेश्चन तो हमने किया था कि वैलेंसी कितनी थी ऑक्सीजन की, 2 थी। तो ये आपको वैलेंसी वाला मतलब कंसेप्ट याद रखना है कि कितने वैलेंसी किसकी होती है। जो मैंने आपको टेबल दे रखा है उसका स्क्रीनशॉट लेके उससे नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से उसको समझ के पढ़ लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, इसमें से कौन सा कंपाउंड है, ऑक्सीजन, इसमें सेम एटम है, बिल्कुल भी नहीं होगा। नाइट्रोजन, इसमें भी सेम एटम है, बिल्कुल भी नहीं होगा। वाटर, H2O, अलग अलग एलिमेंट है, तो मतलब ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए तो आज के हमारी क्लास को हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का लेक्चर हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट हमने कोशिश करी कि हमने सारे कंसेप्ट इसमें कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए।